जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर हाल ही दिनों में आपका एग्जाम है तो यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यहां आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो इस वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए टॉप जी के जीएस प्रश्न जो कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपी पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको मिलेंगे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपकी तैयारी को मजबूत बना देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की नियुक्ति का प्रावधान है। आपसे पूछा कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर आप लोग वीडियो को पॉज किया करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करिए। इसमें 20 क्वेश्चन है। बताइएगा लास्ट में से आपके कितने 20 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। अगर 15 प्लस सही है तो आपकी तैयारी अच्छी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग से संबंधित है। कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है या केंद्र और राज्य सरकारों के आय व्यय का लेखा परीक्षण करती है। कैग को भारत की वित्तीय व्यवस्था का प्रहरी कहा जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 76 जो है महान्यायवादी से संबंधित है। अनुच्छेद 143 जो है राष्ट्रपति के परामर्शाधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद 150 यह जो है भारत के खातों के प्रारूप से संबंधित है। कैग की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जाती है। प्रथम कैग जो थे वी नरहरि राव थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जिसे सुपीरियर झील कहते हैं कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जिसे लेक सुपीरियर कहते हैं कहाँ स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लेक सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, क्षेत्रफल के आधार पर है या उत्तरी अमेरिका में अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है या ग्रेट लेक समूह का हिस्सा। इसका जल अत्यंत स्वच्छ और ठंडा होता है या लेक्स में सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन और एरी और ओंटारियो झीलें शामिल हैं। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की सतही झील मानी जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 22 भाषाएं शामिल हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। प्रारंभ में संविधान में 14 भाषाएं थीं। बाद में विभिन्न संविधान संशोधन द्वारा नई भाषाएं जोड़ी गई। 8वीं अनुसूची भारतीय भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करती है। 52वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली जोड़ी गई। संविधान की मूल भाषा हिंदी और अंग्रेजी मानी जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अकबर के शासनकाल में राजस्व प्रणाली यानी कि टोडरमल बंदोबस्त को क्या कहा जाता था। आपसे पूछा है कि अकबर के शासनकाल में राजस्व प्रणाली यानी कि टोडरमल बंदोबस्त को क्या कहा जाता था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दहसाला बंदोबस्त। इस ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल ने दहसाला बंदोबस्त लागू किया था। इसमें पिछले 10 वर्षों की औसत उपज के आधार पर कर निर्धारित किया जाता था या मुगल काल की सबसे व्यवस्थित राजस्व प्रणाली मानी जाती है। किसानों से भूमि कर नगद में वसूला जाता था। बाकी विकल्पों की बात करें तो मनसबदारी प्रथा, सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था थी। जहांगीरदारी प्रथा भूमि अनुदान प्रणाली थी और रिक्ता प्रणाली दिल्ली सल्तनत काल से संबंधित है। टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। दहसाला प्रणाली को जप्ती प्रणाली भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 जो है किससे संबंधित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति पद से। ऑप्शन
ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति पद से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो प्रधानमंत्री पद जो है अनुच्छेद 74 और 75 से संबंधित है। उपराष्ट्रपति पद अनुच्छेद 63 से संबंधित है और राज्यपाल पद अनुच्छेद 153 से संबंधित है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष का होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे नरेगा कहते थे, जिसका वर्तमान नाम मनरेगा कर दिया गया है, आपसे पूछा किस वर्ष पारित हुआ था? बताइए यार इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 2005 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा को वर्ष 2005 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना है। बाद में इसका नाम मनरेगा रखा गया। या प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करता है। मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, या विश्व की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजनाओं में से एक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सल्तनत काल में दीवान ए अर्ज विभाग किससे संबंधित था? आपसे पूछा है कि सल्तनत काल में दीवान ए अर्ज विभाग किससे संबंधित था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी सैन्य विभाग। सैन्य विभाग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित था। यह सेना की भर्ती, प्रशिक्षण और निरीक्षण का कार्य करता था। इस विभाग का प्रमुख आरिज ए मामलिक कहलाता था। सैनिकों के घोड़ों की जांच और वेतन व्यवस्था भी इसी विभाग के अधीन थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना सुधारों पर विशेष ध्यान दिया था। सल्तनत प्रशासन फारसी प्रणाली से प्रभावित थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है। आपसे पूछा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसा कि ऑप्शन में दिया है 78% जो कि नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा, तो ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस प्रतिशत की जो मात्रा है वह नाइट्रोजन की 78% है। ऑक्सीजन लगभग 21%, उसके बाद आर्गन जो है 0.93% है। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि और प्रोटीन निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। यह गैस वायुमंडल को स्थिर बनाए रखने में मदद करती है। नाइट्रोजन चक्र पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन जीवन के लिए आवश्यक गैस है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संसदीय प्रणाली में शून्यकाल की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है। आपसे पूछा है कि संसदीय प्रणाली में शून्यकाल की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी 1 घंटा। 1 घंटा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शून्यकाल संसद की कार्यवाही का वह समय है जब सदस्य तत्काल जनहित के मुद्दे उठाते हैं या प्रश्नकाल समाप्त होने के तुरंत बाद शुरू होता है। सामान्यतः इसकी अवधि लगभग 1 घंटा मानी जाती है। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, यह संसदीय परंपरा है। प्रश्नकाल संसद का पहला घंटा होता है। शून्यकाल की शुरुआत भारत में 1962 से मानी जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। आपसे पूछा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। संविधान संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 में दिया गया है। कुछ संशोधन संसद के साधारण बहुमत से जबकि कुछ विशेष बहुमत से किए जाते हैं। संघीय ढांचे से जुड़े संशोधनों के लिए राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो ब्रिटेन संसदीय प्रणाली से प्रेरणा ली गई है। अमेरिका मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा से संबंधित प्रेरणा, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्वों से प्रेरणा ली गई है। भारतीय संविधान ना तो पूर्णतः कठोर है और ना ही बहुत लचीला। अब तक 100 से अधिक संविधान संशोधन हो चुके हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, कब शुरू की थी। आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपसे पूछा है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू
की थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू की थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश नमक कानून का विरोध करना था। यह यात्रा लगभग 240 मील लंबी थी और दांडी समुद्र तट पर समाप्त हुई। नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्वपूर्ण भाग था। दांडी यात्रा को नमक मार्च भी कहा जाता है। इस आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन बना दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में जीएसटी की रूपरेखा तैयार करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? आपसे पूछा कि भारत में जीएसटी की रूपरेखा तैयार करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति इस प्रश्न का राइट आंसर है। विजय केलकर समिति ने भारत में जीएसटी लागू करने की रूपरेखा तैयार की थी। जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। इसका उद्देश्य एक राष्ट्र एक कर व्यवस्था लागू करना था। जीएसटी लागू होने पर कई अप्रत्यक्ष कर समाप्त किए गए। जीएसटी परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? आपसे पूछा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग जो है हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। इस हत्याकांड का आदेश जनरल डायर ने दिया था। बैसाखी के दिन हजारों लोग शांतिपूर्ण सभा में एकत्रित थे। ब्रिटिश सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण मोड़ बनी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड उपाधि लौटा दी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी में शामिल है। इसका उद्देश्य ग्रामीण स्वशासन को बढ़ावा देना है। बाद में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? आपसे पूछा है कि पनामा नहर जो है किन दो महासागरों को जोड़ती है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। यह नहर मध्य अमेरिका के पनामा देश में स्थित है। इसके निर्माण में समुद्री व्यापार का समय और दूरी दोनों कम हुए। यह विश्व की सबसे महत्वपूर्ण कृत्रिम नहरों में से एक है। पनामा नहर का उद्घाटन 1914 में हुआ था। सुएज नहर यूरोप और एशिया के समुद्री मार्ग को छोटा बनाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा अर्थशास्त्र में बंद अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य होता है? आपसे पूछा है कि अर्थशास्त्र में बंद अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य होता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आयात और निर्यात दोनों पूरी तरह बंद होना। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है आयात और निर्यात दोनों पूरी तरह बंद होना। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं किया जाता। ऐसी अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बंद रहते हैं। देश केवल अपनी आंतरिक संसाधनों पर निर्भर रहता है। इसके विपरीत खुली अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। अगर यहीं आपसे पूछे खुली अर्थव्यवस्था तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। उत्तर कोरिया को बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण माना जाता है। भारत 1991 के बाद अधिक खुली अर्थव्यवस्था बना। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है दिल्ली
सल्तनत के किस वंश को गुलाम वंश या ममलूक वंश कहा जाता है और इसका संस्थापक कौन था? आपसे पूछा कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश को गुलाम वंश या मामलूक वंश कहा जाता है और इसका संस्थापक कौन था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक इस प्रश्न का राइट आंसर है। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश कहलाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक था। उसने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास और सेनापति था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था। ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं? आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 108 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित है। जब लोकसभा और राज्यसभा किसी विधेयक पर सहमत नहीं होते तब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं होती। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा बताता है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय ब्यूरो से संबंधित। अनुच्छेद 130 राष्ट्रपति अध्यादेश शक्ति से संबंधित है। अब तक संसद की संयुक्त बैठक बहुत कम बार हुई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का वह कौन सा एकमात्र राज्य है जो तीन ओर से बांग्लादेश सीमा से घिरा हुआ है? आपसे पूछा है कि भारत का वह कौन सा एकमात्र राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा इस प्रश्न का राइट आंसर है। त्रिपुरा भारत का ऐसा राज्य है जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। इसकी राजधानी अगरतला है। राज्य की अधिकांश सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। त्रिपुरा का प्रमुख नृत्य होजागिरी है। यहां बांस और हस्तशिल्प उद्योग प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है इतिहास में सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? आपसे पूछा है कि इतिहास में सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। वह महात्मा गांधी के अनुयायी और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया था। वह अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी नागरिक थे। तो ये थे आपके टॉप 20 जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? आपसे पूछा कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। इसके बारे में जो भी कुछ जानते हैं आरबीआई के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लगातार प्रैक्टिस ही सफलता की असली कुंजी है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।